वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के ऑनलाइन लेक्चर्स में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज की व्याख्या में जो है हम गुरबाणी में जो लघु मात्र का इस्तेमाल किया जाता है, मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है, गुरबाणी व्याकरण किसे कहा जाता है, इनके बारे में हम विचार करेंगे। जब भी हम गुरबाणी पढ़ते हैं हम देखते हैं कि अक्सर औकात लफ्ज़ों के आखिर में औंकड़ या फिर स्यारी का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम पढ़ते नहीं या फिर उच्चारते नहीं, पर औंकड़ और स्यारी मौजूद होती है, लगी होती है। जाहिर है इसका कोई ना कोई मकसद होगा। लघु मात्रों की बुनियाद पर, मुहावरों की बुनियाद पर गुरबाणी के अर्थ किस तरीके से किए जाएं, गुरबाणी व्याकरण हमें यही सिखाती है। आमतौर पे जैसे हर लैंग्वेज की, हर ज़ुबान की कोई ना कोई ग्रामर होती है, वैसे ही गुरबाणी की भी ग्रामर, गुरबाणी की भी व्याकरण होती है, जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। जब भी हम कोई इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ते हैं तब हमें पता होता है कि उस सेंटेंस में नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, प्रीपोजिशन कौन सा है या फिर वर्ब कौन सा है। तभी हम उस सेंटेंस के, इंग्लिश के सेंटेंस के कोई ना कोई मीनिंग्स निकाल पाते हैं। पर गुरबाणी पढ़ते वक्त हमें ये नहीं ज्ञान होता, यही नहीं पता होता कि गुरबाणी में कौन सा लफ्ज़, कौन सा शब्द नाव है, पड़नाव है, कौन सा क्रिया है, कौन सा विशेषण है, कौन सा संबंधक है। इनका ज्ञान या फिर इनकी मालूमात हमें नहीं होती, इन शब्दों की गहराई हमें नहीं पता होती। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है गुरबाणी को विचारना या फिर समझना। और फिर जब लफ्ज़ों के आखिर में औंकड़ स्यारी लग जाती हैं, जिनको उच्चारा नहीं जाता, जो मौजूद होती हैं, वो भी नहीं पता होता कि उनका मकसद क्या है। हर लफ्ज़ के साथ औंकड़ लगने और ना लगने का गुरबाणी में एक मकसद है, और बहुत ही गहरा मकसद है, गहरी व्याख्या है। हम देखते हैं कई बारी एक ही शब्द औंकड़ के साथ भी आता है, औंकड़ के बिना भी आता है, और स्यारी के साथ भी आ जाता है। भगत की बात की जाए, भगत औंकड़ के साथ भी नज़र आता है, गुरबाणी में बिना औंकड़ के भी आता है, और भगत स्यारी के साथ भी आ जाता है। आखिरी अक्षर को स्यारी भी लग जाती है और औंकड़ भी लगी होती है, और औंकड़ नहीं भी लगी होती। इसी तरीके से नानक, कई बारी कई संगतों से उनको नहीं पता होता कि गुरबाणी में नानक शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, या नानक शब्द के पंक्ति के साथ अर्थ किस तरीके से करने हैं, अर्थों का मेल किस तरीके से होगा, ये हमें नहीं पता होता। कहाँ पर नानक जो है पंक्ति के साथ मेल खा रहा है, मीन्स के पंक्ति के साथ नानक के मतलब जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे, ये हमें नहीं पता होता। इसकी गहरी व्याख्या जो है गुरबाणी व्याकरण में ही छुपी हुई है, गुरबाणी के ग्रामर में ही छुपी हुई है। साथ ही साथ गुरबाणी व्याकरण के इन ऑनलाइन कोर्सेज में, जो कि 15 लेक्चर्स में तकरीबन मुख्तसर अंदाज में गुरबाणी व्याकरण कवर करवाई जाएगी संगतों को, उसमें शुद्ध उच्चारण के भी बहुत सारे टॉपिक शुमार होंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि लफ्ज़ों के साथ, शब्दों के साथ दो मुहावरियाँ क्यों लगती हैं, ओड़ा और औंकड़ का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जो अगर ओड़ा और औंकड़ का इस्तेमाल किया गया है, दो मुहावरियाँ एक ही अक्षर के ऊपर, तो उनमें से उच्चारी कौन सी जाएगी, इसकी व्याख्या भी गुरबाणी व्याकरण के अंदर ही छुपी हुई है। शुद्ध उच्चारण में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि गुरबाणी में कौन कौन से पैरी अक्षर इस्तेमाल होते हैं, इनका भी हमें ज्ञान नहीं होता। काफ़ी तर जगहों पर पैरी अक्षरों की उच्चारणता गुरबाणी के शब्दों और लफ्ज़ों के साथ गलत ही की जाती है, सही नहीं की जाती। सही उच्चारण, शुद्ध उच्चारण गुरबाणी व्याकरण अनुसार किस तरीके से किया जाता है, वो भी हम इन्हीं लेक्चर्स के दौरान सीखेंगे। साथ ही साथ गुरबाणी व्याकरण का थोड़ा सा विस्तार जो है, बेसिक, कि गुरबाणी व्याकरण की खोज कहाँ से शुरुआत हुई। गुरबाणी व्याकरण की खोज जो है प्रोफेसर साहिब सिंह से शुरुआत हुई थी। उनकी बुक सिख धर्म में, सिख इतिहास में और गुरबाणी व्याकरण में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। गुरबाणी व्याकरण उन्हीं की बुक का नाम है जो उन्होंने लिखी है। उन्होंने बहुत गहरी खोज की है गुरबाणी व्याकरण के ऊपर, और समझ ली ये हमारे लिए उनका दिया हुआ एक दान है, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित है। बिना गुरबाणी व्याकरण के गुरबाणी के अर्थ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, गुरबाणी के अर्थ समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो अगर हम व्याकरण सीख जाते हैं,
कोई अगर हमारे सामने गुरबाणी की कोई तुक या कोई गुरबाणी की पंक्ति पढ़ लेता है, तब हम पंक्ति सुनते ही बता सकते हैं कि यहाँ पर अंत में औंकुड़ लगा होगा, यहाँ पर अंत में स्यारी लगी हुई होगी या नहीं लगी हुई होगी। गुरबाणी की तुक या पंक्ति सुनते ही हम ये बता सकते हैं, गुरबाणी व्याकरण पढ़ते ही, समझते ही। साथ ही साथ मुझे गुरबाणी व्याकरण सीखने का मौका जो है ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी लुधियाना वाले, जो कि अभी यूके में रहते हैं, उनसे सीखने का मौका मिला। वो जो है व्हाट्सएप के ज़रिए यही गुरबाणी व्याकरण के 2 मंथ का कोर्स करवाते हैं, जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और यूट्यूब पर भी उनकी 2011 की जो है पिछली वीडियोस अवेलेबल थी, जहाँ से गुरबाणी व्याकरण मुझे भी सीखने का मौका मिला। संगत जी, गुरबाणी व्याकरण में आज के लेक्चर में, आज की इस पहली व्याख्या में हम जो है गुरबाणी के बेसिक्स समझेंगे, बेसिक्स डेफिनेशन समझेंगे, ताकि आगे चल के जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा वो औंकुड़ के ऊपर होगा। तब हमें पता हो कि औंकुड़ जिन लफ्ज़ों को लग रही है वो लफ्ज़ अपनी खासियत क्या रखते हैं। तो ज़रूरी है इससे पहले हमें पता हो कि गुरबाणी में नाव कौन सा है, बेसिक्स डेफिनेशंस पता हो, पढ़नाव कौन सा है, क्रिया कौन सा है, विशेषण कौन सा है। साथ ही साथ उच्चारण की एक सेध जो है हम आज ही पढ़ेंगे, ताकि आगे चल के जितनी भी गुरबाणी की पंक्तियाँ आएंगी वहाँ पर हमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आज की व्याख्या शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन सीखेंगे और उसके बाद कल की व्याख्या में संगतों के साथ औंकुड़ की व्याख्या साझी की जाएगी कि शब्दों के साथ, लफ्ज़ों के साथ औंकुड़ अंत में क्यों लगाई जाती है और औंकुड़ लगने का क्या मकसद होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। गुरबाणी के शब्दों के आधार पर, मीन्स के शब्दों की जो वंड है, शब्दों को जो तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है, ताकि हम शब्द की खासियत समझ सकें, शब्द की क्वालिटी समझ सकें। डेफिनेशंस को इन प्रकार पर 8 रूप दिए गए हैं। वो कौन कौन से? नाव, जिसको नाउन कहा जाता है, पढ़नाव प्रोनाउन, क्रिया वर्ब, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण एडवर्ब, संबंधक प्रीपोजिशन, योजक कंजक्शन, और विस्मय कहा जाता है इंटरजेक्शन को। इन सब की एक एक करके हम व्याख्या देखेंगे, ताकि सही तरीके से हमें गुरबाणी के शब्दों का, लफ्ज़ों का ज्ञान हो जाए कि कौन सा लफ्ज़ कौन सी खासियत रखता है। सबसे पहले नाव की बात करेंगे। नाव कहा जाता है जिना शब्दा राही किसी व्यक्ति, जीव, गुण, थां, वस्तु, हालत, भाव आदि बारे ज्ञान हो जावे उसनु नाव कहते हैं। जिस भी शब्द का इस्तेमाल गुरबाणी व्याकरण में हम जहाँ पर भी करेंगे, शब्द कहा जाएगा किसी एक लफ्ज़ को, एक अल्फाज को, एक वर्ड को शब्द कहा जाएगा। गुरबाणी व्याकरण पर जहाँ पर भी हम शब्द लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे, शब्द किसी एक वर्ड को कहा जाएगा या फिर एक अल्फाज को, एक लफ्ज़ को कहा जाएगा। ठीक है जी। जिस भी शब्द के ज़रिए, जिस भी वर्ड, जिस भी लफ्ज़ के ज़रिए किसी व्यक्ति, जीव, ठीक है, किसी भी चीज़, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी गुण या फिर किसी भी जगह के बारे में, थां के बारे, किसी वस्तु, किसी हालत, किसी भावना, इमोशन के बारे में, एक्सेट्रा, आदि कहा जाता है एक्सेट्रा को, इनके बारे में ज्ञान हो जाए, इनको नाव या फिर नाउन कहा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल भी कुछ देख लेते हैं, मिसाल भी कुछ लिख लेते हैं। अविनाश, कराची, शेर, कपड़ा, प्रेम, आद मतलब के एक्सेट्रा। अविनाश क्या है? एक नाम है। अविनाश नाम लेते ही या कोई भी नाम लेते ही हमें पता चल जाता है किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी जीव की बात हो रही है। अगर हम किसी थां के बारे में बात करें, कराची शहर का नाम है, तो कराची का नाम लेते ही हमें कराची पता चल जाता है कि किसी शहर की बात हो रही है। शेर एक जानवर है, नाम लेते ही पता चल गया किसी जानवर की बात हो रही है। कपड़ा कोई चीज़ है, वस्तु है, नाम सुनते ही हमें पता चल गया किसी वस्तु की बात हो रही है। तो जिस भी लफ्ज़ द्वारा किसी चीज़, जिस भी लफ्ज़ द्वारा, प्रेम एक भावना है, एक इमोशन है, ठीक है, तो जिस भी लफ्ज़ द्वारा, शब्द द्वारा किसी चीज़ का ज्ञान हो जाए, अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहा जाए, जिस भी लफ्ज़ द्वारा किसी चीज़ का ज्ञान हो जाए तो उसे हम नाव या फिर नाउन कहेंगे। उसके बाद पढ़नाव, प्रोनाउन जिसे कहा जाता है, जेड़े शब्द नाव दी थां वरते जान उन्हां नूं पढ़नाव कहंदे हन।
जो भी लफ्ज़ नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाए उसे पड़नाव कहा जाता है। जैसे कि अगर हम कोई पैराग्राफ इस्तेमाल करते हैं और किसी के लिए पैराग्राफ, किसी नाव के लिए पैराग्राफ बरता जाता है, तो उस नाव का इस्तेमाल बार बार उस पैराग्राफ में नहीं किया जाता। जैसे कि अगर कहा जाए कि जगदीश सिंह स्कूल जाता है, जगदीश सिंह वहाँ पर पढ़ता भी है, जगदीश सिंह वहाँ पर खेलता भी है, जगदीश सिंह वहाँ पर रोटी भी खाता है। अब मैंने क्या किया, जगदीश सिंह का बार बार इस्तेमाल किया, पर एक ही पैराग्राफ में एक ही नाव का बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए नाव की जगह पर कोई ना कोई पड़नाव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ दोबारा, जगदीश सिंह स्कूल जाता है, वो वहाँ पर पढ़ता भी है, वो वहाँ पर खेलता भी है, वो वहाँ पर रोटी भी खाता है। तो वो ने क्या किया, जगदीश सिंह की जगह ले ली। जो भी पड़नाव नाव की जगह ले ले उसे हम क्या कहेंगे, पड़नाव। जैसे मैं, अस्ती, ओ, तोहाड़ा आदि। आगे और डेफिनेशंस की हम व्याख्या देखेंगे। तीसरी डेफिनेशन हमारे पास आती है क्रिया, जिसे वर्ब कहा जाता है। जिस शब्द राही किसी काम दे होने का ज्ञान हो जावे उसनु क्रिया कहते हैं। जिस भी शब्द के जरिए, जिस भी लफ्ज के जरिए किसी काम के होने का एहसास हो जाए, किसी काम के होने का ज्ञान हो जाए कि कोई काम हो रहा है या फिर होने वाला है या फिर हो गया है, जहां पर भी कोई काम हो रहा हो, काम के होने का ज्ञान हो जाए, उस शब्द को, उस लफ्ज को हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। जैसे कि जागना, सुनना, बोलना, खावना, करो, देहो आदि। खाना काम है, जागना काम है, सुनना काम है, बोलना काम है। ठीक है, हमें पता चल रहा है कोई ना कोई काम हो रहा है। करो, करना कोई काम है। देहो, देना काम है, लेना भी काम है, ले हो। तो जहां पर भी कोई काम किया जा रहा हो उन शब्दों को क्रिया कहा जाएगा। उसके बाद विशेषण, चौथी व्याख्या आ जाती है हमारे पास। ਜਿਹੜੇ शब्द नाव ਜਾਂ ਪੜਨਾਉ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। जो भी शब्द, जो भी लफ्ज नाव या किसी भी लफ्ज के साथ लग के, नाव या फिर पड़नाव के साथ लग के उसकी विशेषता प्रकट करे, विशेषता कहा जाता है खासियत को, क्वालिटी को। कोई खासियत बताए, कोई विशेषता बताए, उसको क्या कहा जाएगा, उस लफ्ज को, उस शब्द को विशेषण कहा जाएगा। जैसे कि चट्टा, सोहना, काला, मोटा, तेज आदि, मतलब कि एक्सेट्रा। जो अगर हम एक नाउन और उसके विशेषण की बात करें तो भोला, इंसान, इंसान हमारे पास नाउन हो गया और भोला उसका विशेषण। मोटा, भालू, भालू हमारे पास नाम हो गया, मोटा उसका विशेषण। देसी, घोड़ा, घोड़ा हमारे पास नाउन हो गया और जो है देसी उसकी विशेषता हो गई कि घोड़ा जो है वो देसी है। जो भी लफ्ज किसी नाव की विशेषता प्रकट करे या किसी पड़नाव की विशेषता प्रकट करे उसे हम विशेषण कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पांचवी डेफिनेशन क्रिया विशेषण की, जिसे एडवर्ब कहा जाता है। ਜਿਹੜੇ शब्द क्रिया की विशेषता दसन उन्होंने क्रिया विशेषण कहते हैं। पिछली व्याख्या में हम बात कर रहे थे जो शब्द हमें किसी नाव या फिर पड़नाव की विशेषता प्रकट कर दे या फिर विशेषता बता दे उसे हम विशेषण कह रहे थे। यहाँ पर बात हो रही है जो शब्द क्रिया की विशेषता बता दे, क्रिया की खासियत बता दे, उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे जल्दी जागना, सही सुनना, चंगा बोलदा, तेज भागदा। यहाँ पर हमारे पास क्रिया क्या क्या है, जागना, सुनना, बोलदा, भागदा। इनकी विशेषता क्या प्रकट हो रही है, जल्दी की विशेषता, जागना की विशेषता प्रकट हो रही है जल्दी, जल्दी जागना, कोई जल्दी जागता है। सही सुनना, कोई सही सुनता है, कोई सही नहीं सुनता। सही सुनना या ना सुनना विशेषता हो गई। चंगा बोलदा, तेज भागदा। उसके बाद हमारे पास व्याख्या आ जाती है, सिक्स डेफिनेशन हमारे पास संबंधक की आ जाती है, जैसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। ਜਿਹੜੇ शब्द नाव ਜਾਂ ਪੜਨਾਉ ਦਾ ਸੰਬੰਧ क्रिया ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ शब्द ਨਾਲ प्रकट ਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। जो भी शब्द, जो भी लफ्ज नाव या फिर पड़नाव का संबंध
किसी और शब्द के साथ, किसी और लफ्ज के साथ प्रकट करें, उन्हें संबंधक कहा जाता है। जैसे कि अगर दो नाव का इस्तेमाल किया जाए, अगर कहा जाए शर्ट या फिर ड्रेस, माइक, दो नाव हो गए हमारे पास, पर इन दोनों नाव का आपस में कोई मेल समझ नहीं आ रहा, तो क्या कहा जाएगा? शर्ट या फिर ड्रेस ऊपर माइक, ड्रेस ऊपर माइक, ड्रेस उत्ते माइक, या फिर हथ विच मोबाइल, विच या फिर उत्ते ने जग विच पानी, हरी दा घर। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जो दो शब्दों को, दो लफ्जों को आपस में जोड़ दें, इन्हें संबंधक कहा जाता है। जो भी शब्द, जो भी लफ्ज दो शब्दों को आपस में जोड़ दें, संबंध पैदा कर दें, ऐसे शब्दों को संबंधक कहा जाता है। जी, उसके बाद हमारे पास व्याख्या आ जाती है योजक की, जिसे कंजक्शन कहा जाता है। ਜਿਹੜੇ शब्द दो पूर्ण वाਕਾਂ ਨੂੰ आपस ਵਿੱਚ जोड़न, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ योजक किया जाता है। पिछली व्याख्या में, पिछली डेफिनेशन में संबंधक हम उन शब्दों को कह रहे थे जो दो शब्दों के बीच में संबंध पैदा करें, दो लफ्जों के बीच में संबंध पैदा करें। अब बात हो रही है उन लफ्जों की, उन शब्दों की जो दो पूर्ण वाक्यों को या फिर दो पूर्ण सेंटेंसेस को आपस में जोड़े। जैसे अगर एक पूर्ण सेंटेंस की या फिर दो पूर्ण सेंटेंसेस की बात की जाए, वाक्यों की बात की जाए, मैं गुरुद्वारे जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, ये दो पूर्ण सेंटेंसेस या फिर दो पूर्ण वाक्य हो गए। पर अगर इन दो पूर्ण वाक्यों को आपस में जोड़ना हो, क्योंकि दो वाक्य तो हैं पर दोनों ही वाक्य अलग अलग हैं, स्कूल जाना एक अलग बात है, गुरुद्वारे जाना एक अलग बात है, पर इन दोनों को जोड़ना हो तो हम किसी एक योजक लफ्ज का, शब्द का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे मैं गुरुद्वारे जाऊंगा या मैं स्कूल जाऊंगा। या ने क्या किया? दो पूर्ण वाक्यों को आपस में जोड़ दिया। जो भी शब्द दो पूर्ण वाक्यों को आपस में जोड़ देंगे, दो पूर्ण सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे, उन्हें योजक कहा जाता है। जैसे कि जेकर, ते, जहाँ पर, इसलिए। ठीक है, ये लफ्ज जहाँ पर भी इस्तेमाल हो, इस प्रकार के वर्ड्स जो आम तौर पे दो पूर्ण वाक्यों को जोड़ते हैं, उन लफ्जों को अगर आम तौर पर कहीं इस्तेमाल हो जाए, उन लफ्जों को योजक कहा जाएगा। विस्मिक, आखिरी डेफिनेशन, आखिरी व्याख्या हमारे पास आ जाती है, जिसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। ਜਿਹੜੇ शब्द हैरानी, खुशी, सोग, ਇੱਛਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। जो भी शब्द, जो भी लफ्ज किसी भी इमोशन को एक्सप्लेन करे या फिर इमोशन का प्रगटावा करे, इमोशन को या किसी भावना को बयान कर दे, वो इमोशन कोई भी हो सकता है, हैरानी, खुशी, सोग, रोग, इच्छा, कुछ भी। जैसे वाह वाह कहने से हमें पता चलता है खुशी की या किसी की तारीफ हो रही है। हाय 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 हम तब करते हैं जब कोई दुख भरी दास्तान बीत जाए, या फिर कोई सोग के वक्त, किसी रोग के वक्त हम हाय कह देते हैं। ऐसे ही बल्ले, काश, छी, उफ, ठीक है, आद एक्सेट्रा को कहा जाता है। ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो किसी इमोशन को बयां कर दें या किसी भावना का प्रगटावा कर दें, हैरानी, सोग, खुशी, इच्छा, रोग, कुछ भी हो सकता है, ऐसे शब्दों को विस्मिक कहा जाता है। उसके बाद व्याख्या आ जाती है, जैसे कि इंग्लिश में हमारे पास सिंगुलर, प्लूरल या फिर मस्कुलाइन, फेमिनाइन होते हैं। उर्दू में कहा जाता है वाहिद, जमा और मुज़क्कर और मुअन्नस। इसी तरीके से गुरबानी की व्याकरण में हम सिंगुलर को या फिर मुज़क्कर को या फिर सिंगुलर को, वाहिद को एक वचन कहेंगे, प्लूरल को या फिर जमा को हम बहुवचन कहेंगे, मस्कुलाइन को या फिर मुज़क्कर को हम कहेंगे पुल्लिंग, और फेमिनाइन को या फिर मुअन्नस को हम कहेंगे स्त्रीलिंग। एक वचन मतलब कि जहाँ पर किसी एक की बात हो, बहुवचन माना कि बहुतों की बात हो, पुल्लिंग पुरुष लिंग, और ईडी से आरी डॉट मीन्स की फुल फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग कहेंगे जहाँ पर किसी मोनो शब्द की, फेमिनाइन शब्द की या फिर मस्कुलाइन शब्द की बात हो रही हो। एक वचन अगर बात की जाए, जैसे कि थोड़ी व्याख्या हम यहाँ पर देख लेंगे ताकि अगर
किसी को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता वाहिद जमा क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, उनको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक वचन बात की जाए तो एक वचन हमारे पास होता है लड़का, बहुवचन हो जाएगा लड़के। अगर पुल्लिंग हमारे पास लड़का है तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा लड़की। इसी तरीके से एक वचन घोड़ा, बहुवचन उसका घोड़े। पुल्लिंग अगर हमारे पास घोड़ा है तो उसका स्त्रीलिंग घोड़ी हो जाएगा। एक वचन अगर हमारे पास कुर्सी है तो उसका बहुवचन कुर्सियां हो जाएगा। पुल्लिंग कुर्सी जो शब्द है वो पुल्लिंग रूप में हमारे पास आता ही नहीं। कुर्सी होती है, होता नहीं है, ठीक है। जिस भी शब्द की हमें पता लगाना है कि पुल्लिंग है या नहीं, स्त्रीलिंग है या नहीं, हम क्या करेंगे, उसके साथ होता है या होती है लगा देंगे, ठीक है जी। तो कुर्सी स्त्रीलिंग शब्द हो गया हमारे पास। उसके बाद एक वचन अगर हमारे पास दादा आ जाए, दादा बहुवचन हम नहीं कह सकते, दादे नहीं कह सकते, ठीक है। तो पुल्लिंग अगर हमारे पास दादा होगा, उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, दादी हो जाएगा। यहाँ तक जो है हमने बेसिक्स डेफिनेशन जो थी गुरबानी की वो हमने समझ ली है। इससे हमें ये पता चल गया होगा कि कहाँ पर जो है गुरबानी में जो भी शब्द इस्तेमाल होंगे, आगे चल के जब हमारी औंकड़ की व्याख्या शुरू होगी वहाँ पर सारी जो उदाहरण लिए जाएंगे गुरबानी में से ही लिए जाएंगे। वहाँ पर हम गुरबानी के शब्दों, गुरबानी की पंक्तियों में, गुरबानी के तुक्कों में देखेंगे कि कौन सा नाव है, कौन सा पड़नाव है, ताकि और ज़्यादा बेहतर तरीके से गुरबानी के वाक्य को या फिर गुरबानी के सेंटेंस या फिर गुरबानी के पंक्ति को हम समझ सकें। यहाँ पर शुद्ध उच्चारण की एक छोटी सी व्याख्या ली जा रही है, क्योंकि आगे चल के जितनी भी पंक्तियाँ आएंगी उनमें शुद्ध उच्चारण इस्तेमाल किया जाएगा, गुरबानी व्याकरण अनुसार जो शुद्ध उच्चारण है। तो इसलिए ज़रूरी है कुछ व्याख्या हम अभी से, थोड़ी सी व्याख्या हम अभी से समझेंगे। बाकी शुद्ध उच्चारण के जो टॉपिक्स होंगे वो एंड में कवर करवाए जाएंगे। डे 13 के लेक्चर से शुद्ध उच्चारण की व्याख्या जो है शुरू हो जाएगी। जब गुरबानी पहली मर्तबा लिखी गई या फिर गुरबानी की लिपि तैयार की गई, मीन्स के गुरबानी के अल्फ़ाबेट्स तैयार किए गए, तब गुरबानी के अल्फ़ाबेट्स में सिर्फ 35 अक्षर हुआ करते थे। या फिर गुरबानी की जो स्क्रिप्ट थी, गुरमुखी जिसे कहा जाता है, गुरमुखी में हमारे पास 35 अक्षर की ही बाणी थी। गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो बाणी लिखी गई है उसमें 35 अक्षर की, 35 अक्षर या 35 वर्ड्स जो हैं उनके मुताबिक ही शब्द बनाए गए हैं, शब्दों का जोड़ बनाया गया है 35 अक्षरों के मुताबिक। 35 अक्षर हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? आखिरी लाइन जो है हमारे पास 35 अक्षर की आ जाती है, य र ल व ड़। ये हमारे पास आखिरी लाइन है 35 अक्षर की। बाद में क्योंकि ये जो गुरबानी थी, गुरमुखी थी, उस वक्त की बाणी थी, उस वक्त की जुबान थी, 500 साल पुरानी, उस वक्त संगतों को पता होता था कि कहाँ पर किस तरीके से उच्चारण करना है, उन्हें उच्चारण की सारी सेध पता थी। जैसे आज के वक्त में हम इंग्लिश जो है बचपन से पढ़ते आते हैं तो हमें समझाया जाता है, हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन समझाई जाती है। अगर हम एक अल्फाज, एक वर्ड को ले लें, एक अल्फ़ाबेट को ले लें, सी को, सी कहीं कहीं पर अपनी आवाज़ क भी दिखाता है और सी जो है अपनी आवाज़ कहीं कहीं पर स्लेंडर सी भी दिखाता है। जैसे अगर हम एक वर्ड कहें स्लेंडर और एक दूसरा वर्ड हमारे पास आ जाता है कैट, ठीक है। अब वर्ड एक ही है, अल्फ़ाबेट एक ही है, पर एक जगह पर वो क उच्चारण कर रहा है, क प्रोनाउंसिएशन कर रहा है और दूसरी जगह पर स प्रोनाउंस कर रहा है। इंग्लिश के बारे में हमें बचपन से सिखाया जाता है कैसे कौन सा वर्ड उच्चारण करना है, कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है, उसकी ग्रामर, हर चीज़ के बारे में सिखाया जाता है। इसलिए जो है हम बेहतर तरीके से इंग्लिश सीख पाते हैं। पर गुरबानी का विकास हमने कभी इतना आगे बढ़ाया ही नहीं। गुरबानी ना तो हम सीखने की कोशिश करते हैं, ना ही सीखना चाहते हैं, ना ही सीखने पर ध्यान देते हैं। पर गुरबानी बहुत ही गहरी खोज है। गुरबानी की व्याकरण आप आगे जानेंगे, जितने लेक्चर्स आप कवर करते जाएंगे, आप देखेंगे कि हर लेक्चर में आपको कोई ना कोई नई बात पता चलेगी जिन्होंने गुरबानी व्याकरण नहीं पढ़ी। बाद में विद्वानों ने जब आने वाले वक्त में लगा कि संगतों को कुछ अक्षरों का पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर कैसे उच्चारण करना है, तो जो विद्वान थे उस वक्त के, उन्होंने क्या किया,
6 और अल्फाज, 6 और अक्षर इस गुरमुखी लिपि में ऐड कर दिए, गुरमुखी जो स्क्रिप्ट थी उसमें ऐड कर दिए। और वो 6 अक्षर कौन से हैं? श, या फिर इन्हें कहा जाता है सस्से पैर बिंदी शाह बोले, जजे पैर बिंदी जा बोले, गगे पैर बिंदी गा बोले, खखे पैर बिंदी खा बोले, फपे पैर बिंदी फा बोले, और लले पैर बिंदी ला बोले। ल का उच्चारण जो बिना पैर बिंदी के ल आता है उसका उच्चारण जो है दांतों के साथ ज़ुबान को लगा के ल का उच्चारण किया जाता है, और जो पैरी बिंदी वाला हमारे पास ल आ जाता है उसका उच्चारण जो है जब हम ज़ुबान को अपने मुंह के ऊपर वाले तवे पर टच करते हैं तब पैरी ल का उच्चारण किया जाता है। मीन्स कि ल, ज़ुबान को ऊपर टच करके ल का उच्चारण किया जाता है। जैसे कि एक अल्फाज हमारे पास आता है गोली, जो फायर की जाती है, बुलेट, गोली, और एक हम गोली खाते हैं। अब गोली जो हम खाते हैं उसका उच्चारण हम ल को ज़ुबान को ऊपर रख के करते हैं। ये अक्षर जो थे ये बाद में ऐड किए गए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की जब बाणी लिखी गई थी उस वक्त में इन अक्षरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि उस वक्त में इन अक्षरों की लोड़ नहीं थी या फिर ज़रूरत नहीं थी, इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त के संगतों को पता होता था कि कहाँ पर गुरबाणी को किस तरीके से उच्चारण करना है। पर वक्त अनुसार जब इन लफ्ज़ों की, इन अक्षरों की कमी महसूस होने लगी तो वक्त अनुसार ये गुरमुखी लिपि में ऐड कर दी गई। तो जाहिर है जब उस वक्त में ये अक्षर ही नहीं हुआ करते थे तब गुरबाणी 35 अक्षर के अनुसार ही गुरबाणी लिखी गई। अब जाहिर है एक ही लफ्ज़ गुरबाणी में 2 मीनिंग या फिर 3 मीनिंग रख सकता है, और उसकी मीनिंग अनुसार गुरबाणी उच्चारणी भी ज़रूरी हो जाती है। अब जैसे कि हमारे पास एक शब्द, एक लफ्ज़ आ जाता है गुरबाणी में सेर। सेर कहा जाता है तोल को, वज़न को। गुरबाणी फरमान करती है अध सेर मांगाऊं दाले, कि मैं आधा किलो दाल मांग रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चल गया सेर वज़न की बात हो रही है, तोल की बात हो रही है। पर सेर हर जगह पर वज़न को नहीं कहा जाता, सेर जानवर को भी कहा जाता है, पर जहाँ पर जानवर की बात होगी वहाँ पर अब सेर हम उच्चारण नहीं कर सकते। अगर जहाँ पर जानवर की बात हो रही हो वहाँ पर हम सेर उच्चारण कर दें फिर तो तोल मतलब हो जाएगा, वज़न मतलब हो जाएगा। जैसे अगर जानवर की बात हो रही हो, लिखा तो गुरबाणी में सेर ही होगा, क्योंकि 35 अक्षर की जो है व्याख्या गुरबाणी में 35 अक्षर गुरबाणी को लिखते वक्त इस्तेमाल किए गए थे, लिखा तो शेर ही होगा, उच्चारण क्या किया जाएगा? शेर। चंग्याई आलक करे बुराई होए शेर। अगर हम शेर उच्चारण करते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा कि चंग्याई करते वक्त हम आलस करते हैं और बुराई करते वक्त हम वजनदार हो जाते हैं, शेर। इसलिए गुरबाणी का शुद्ध उच्चारण श ज को इस्तेमाल करके ही होगा। आमतौर पे बाकी जो अक्षर हैं ग, ख, फ, ल, ये चारों ही अक्षर हम इस्तेमाल कर देते हैं गुरबाणी में, जहाँ पर लोड होती है, जहाँ पर ज़रूरत होती है, हमें पता नहीं चलता पर हम इस्तेमाल कर बैठते हैं। पर बात आती है जब श ज के उच्चारण की, तब हम झिझकते हैं उच्चारण करने में। देखिए झिझकने नहीं है, अगर गुरबाणी को हम समझ करके उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि पातशाह खुद फरमान करते हैं अकली पढ़कर बुझिए। गुरबाणी को अकल के साथ पढ़ के समझना है, बुझिए। गुरबाणी में कहीं पर भी ये नहीं सिखाया जाता कि अपनी अकल को बेच के गुरबाणी पढ़ी जाए या अपनी समझ को बेच के गुरबाणी पढ़ी जाए। गुरबाणी अगर समझ के उच्चारण की जाती है तो उसका उच्चारण और भी ज़्यादा बेहतर होता है। चंग्याई आलक करे बुराई होए शेर। ऐसे ही गुरबाणी में जितने और ज़्यादा अल्फाज हो जाते हैं, जैसे लिखा तो गुरबाणी में रजाई होगा, उसे पढ़ा क्या जाएगा? रज़ाई, क्योंकि गुरबाणी में जो है बाकी ज़ुबानों के भी अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर शुमार लिखा होगा, बात अगर होगी शुमारी की, मीन्स के किसी चीज़ में शुमार होने की, तब शुमार उच्चारण किया जाएगा, रज़ाई, शुमार। ठीक है। अगर हम
ज श वाले अक्षर इस्तेमाल नहीं कहते, हम कहते हैं कि हम नहीं उच्चारण करेंगे। हमें पता होना चाहिए गुरबानी में दूसरी भाषाओं के, दूसरी लैंग्वेजेस के भी शब्द लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, और जो अगर किसी और लैंग्वेज से लफ्ज़ उठा के गुरबानी में दर्ज किए गए हैं तो उस लैंग्वेज की भी रिस्पेक्ट या फिर अदब जो है गुरबानी द्वारा की जाएगी। जैसे कि एक पंक्ति हमारे पास आ जाती है फारसी भाषा की, यक अर्ज गुफ्तम पेशतों दरगोश कुन करतार। अगर हम यहाँ पर उच्चारण करें यक अर्ज गुफ्तम पेशतों दरगोश कुन करतार, तो ये पूरा शब्द, पूरी पंक्ति गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फारसी भाषा का शब्द है, हम उस फारसी भाषा का अदब ही नहीं करें गुरबानी में। ऐसा नहीं है संगत जी, गुरबानी हर ज़बान की अदब करना सिखाती है, और जो अगर इन शब्दों को समझ के उच्चारण किया जा रहा है, अर्थ पढ़ा जा रहा है। हमने व्याख्या समझ ली है, कौन सी व्याख्या? कि उस वक्त में 35 अक्षर हुआ करते थे, 6 अक्षर हुआ ही नहीं करते थे, इसलिए इस्तेमाल भी नहीं किए गए लिखित रूप में। और गुरबानी का जब विकास आगे बढ़ा तब गुरबानी में कहीं पर भी मिलावट नहीं की गई, कहीं पर भी अक्षरों को छेड़छाड़ी नहीं की गई या फिर अक्षरों को तब्दील नहीं किया गया। इस वजह से ये चीज़ समझने वाली है कि अगर हम गुरबानी को समझ के उच्चारण करते हैं, अगर शज़ वाले अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, तो गुरबानी गलत नहीं होती, बनिस्बत गुरबानी का शुद्ध उच्चारण होता है। यक अर्ज गुफ्तम पेशतों दरगोश कुन करतार, शुद्ध उच्चारण होगा, शुद्ध उच्चारण में शुमार होगा। यहाँ तक संगत जी जो है बेसिक चीज़ें हमने कुछ सीखी हैं। कल के लेक्चर में जो है गुरबानी व्याकरण के D2 के लेक्चर में संगतों को औंकड़ लगने की वजह सिखाई जाएगी या फिर बताई जाएगी, विचार साझी की जाएगी कि लफ्ज़ों के आखिर में औंकड़ क्यों लगता है, औंकड़ की क्या व्याख्या होती है, औंकड़ क्या बख्शिश करता है। गुरु महाराज औंकड़ द्वारा एक औंकड़ के साथ एक छोटी सी मात्रा जो है वो गुरबानी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है या फिर क्या बख्शिश होती है औंकड़ से, ये हम कल की व्याख्या में समझेंगे। औंकड़ लगने के जो हैं, औंकड़ लगने का एक पूर्ण वजूहात, एक पूर्ण कारण है। औंकड़ ना लगने के 4 कारण हैं जो बहुत ही ज़्यादा समझना ज़रूरी है। औंकड़ लगने से ज़्यादा औंकड़ ना लगना समझना ज़रूरी है। लफ्ज़ों से औंकड़ क्यों हटती है या फिर क्यों हटाई जाती है। इसी तरीके से स्यारी की 6 वजूहात हैं और उसके बाद शुद्ध उच्चारण की व्याख्या करवाई जाएगी। गुरबानी व्याकरण के जो ये 15 लेक्चर्स होंगे, इसमें जो है मुख्तसर अंदाज में गुरबानी व्याकरण की व्याख्या करवाई जाएगी। पूर्ण तौर पे जो अगर हमने गुरबानी व्याकरण सीखनी है तो उसका तो तकरीबन 4 से 5 महीने का बहुत ही लंबा कोर्स है। हम चाहें तो वो बुक्स द्वारा स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गुरबानी व्याकरण की जो प्रोफेसर साहिब सिंह की बुक है, हम वो पढ़ सकते हैं। जो सिख मिशनरी कॉलेज की तरफ से एक छोटी 60 पेजेस की बुक बनाई गई है गुरबानी व्याकरण की, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुद्ध उच्चारण की भी बुक जो है सिख मिशनरी कॉलेज की तरफ से जो बनाई गई है, हम वो लाजमी पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए हमें। गुरबानी शुद्ध उच्चारण, गुरबानी बेहतर तरीके से हमें समझ आ सके। गुरबानी की भी खोज वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम दूसरी भाषाओं की, दूसरी लैंग्वेजेस की खोज करते हैं। इतनी सेवा परवान जी, ये विचार करते सेवा करते बहुत ही कोई ना कोई बुला चुका हो गई होंगी, इसके लिए बेअंत माफ़ी संगत जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।